जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल ने तैयार कर लिए हैं 18 तेजस मार्क 1 फाइटर्स। फाइटर जेट की जितना साइज होगा भारत के घातक यूसीएवी का। ट्रंप का दावा, ईरान मांग रहा है सीज फायर और ईरान का कहना है कि यूएस प्रेसिडेंट बना रहे हैं अप्रैल फूल। 2-3 सप्ताह में ईरान छोड़ देगा यूएस। और भारत की प्राइवेट फर्म ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया एक स्वदेशी एरोस्पाइक इंजन। कल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान कल रात हुई मुठभेड़ में एक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकी को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन जारी है और जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जिस सुअर को होरीफाइड किया गया है तो उसकी तस्वीर भी आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि एचएएल अभी तक टोटल 18 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को तैयार कर चुकी है, लेकिन उनमें से केवल 8 फाइटर्स को ही जेट इंजन्स मिले हैं। और जिसके बारे में जानकारी अभी हाल ही में एचएएल द्वारा शेयर की गई तस्वीर से भी सामने आई थी। बाकी उम्मीद है कि इस महीने अप्रैल में भारतीय वायुसेना के फाइनल ट्रायल के बाद जो तेजस मार्क 1 फाइटर्स है वो मई के महीने तक भारतीय वायुसेना को औपचारिक रूप से डिलीवर किए जा सकते हैं, अगर सभी ट्रायल्स पूरी तरह से सफल होते हैं तो। बाकी तेजस से जुड़ा एक और अपडेट है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा तेजस फाइटर को ऑपरेट करने वाली दूसरी फीमेल फाइटर पायलट बनी है, जबकि तेजस को फ्लाई करने वाली पहली फीमेल फाइटर पायलट थी स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह चित्रवाल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट कई बार अपने नेटो एलाइज को इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि कैसे उनके एलाइज ने ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की कोई भी मदद नहीं करी है। तो अब द टेलीग्राफ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि वे अमेरिका को नेटो से बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नेटो अलायंस को पेपर टाइगर कहा है। उनका यह भी कहना था कि मैं नेटो से कभी भी प्रभावित नहीं हुआ और मैं हमेशा से जानता था कि वो सिर्फ कागजी शेर है, और ये बात तो राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिस तरह से यूएस और इसराइल की मिलिट्री स्ट्राइक्स ने ईरान को महत्वपूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचाया है, उनकी स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ को इफेक्टिव तरीके से डिसमेंटल किया है, तो यूएस प्रेसिडेंट का मानना है कि इससे रिकवर होने में अब ईरान को लगभग 15 से 20 वर्ष लगेंगे। और वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सभी पॉसिबल थिंग्स को नॉकआउट कर दिया है। उनके पास नेवी नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं है और कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है और कोई भी लीडर्स नहीं है। और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान नेगोशिएट करने के लिए आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर ईरान के साथ कोई भी डील नहीं बनती है तो उसके बिना भी जो अमेरिका है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को 2-3 सप्ताह में कंक्लूड करने की तैयारी कर रहा है। और एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट में जो यूएस है वो जीत गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के इन दावों से पूरी तरह से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। ईरान की लीडरशिप ने एक बार भी नहीं कहा है कि वो पीछे हट रहे हैं या निगोशिएट कर रहे हैं। और रही बात यूएस के साथ बातचीत करने की, तो ईरान के विदेश मंत्री का मानना है कि यूएस के साथ निगोशिएट करने का ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखता है और ना ही हमें विश्वास है कि इससे कुछ भी रिजल्ट आएगा। और यूएस के साथ जो विश्वास का लेवल है वो लगभग 0 हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी सबके लिए ओपन नहीं है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आज यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखने को मिली है, जिसमें उनका कहना था कि अब ये क्लियर है कि इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो हमारे देश के भविष्य पर पड़ेगा। और इसलिए आज मैं ब्रिटेन की जनता को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, हम इसका सामना करने में सक्षम हैं। और रही बात इस वॉर में शामिल होने की, तो ये हमारा वॉर नहीं है, हम इसमें उलझना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। और जबकि ईरान की स्टेट मीडिया प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की IRGC ने यूएस के 18 प्रमुख टेक जाइंट्स को इस बात का अल्टीमेटम दिया है कि 1 अप्रैल से ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर इनके ऑफिस को भी टारगेट किया जाएगा। और उनमें यूएस के बड़े टेक जाइंट्स जैसे कि एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट ये सभी शामिल हैं। और जबकि IRGC ने कुछ क्रिटिकल हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को भी आइडेंटिफाई किया है, जिनमें HP, इंटेल, IBM, सिस्को ये सभी आते हैं। और एक तरफ जहां यूएस क्लेम कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में विक्ट्री की, वहीं दूसरी तरफ ईरान की मीडिया की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट और ईरान की IRGC के बीच एक तनाव हो गया है और उसके बाद से ईरान के राष्ट्रपति पद को एक पॉलिटिकल डेडलॉक में धकेल के जो IRGC है उसने प्रभावी रूप से कुछ महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों पर नियंत्रण कर लिया है। और चूंकि IRGC कुछ महत्वपूर्ण स्टेट फंक्शंस को अब कंट्रोल कर रही है, तो ईरान के प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं और जो डिसीजंस हैं तो उनको ब्लॉक किया जा रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो ईरान के प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को ब्लॉक करके अब ईरान की जो IRGC है वो ईरान की गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की तैयारी कर रही है। और इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय है तो अब वो IRGC ही ले सकती है, और जिसमें महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स वाला डिसीजन भी शामिल है।
बाकी ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के 15 पॉइंट वाले प्रपोजल पर हमने कुछ भी रिस्पांस नहीं भेजा है और ना ही हमने कोई कंडीशंस या कोई प्रपोजल्स अपनी तरफ से सबमिट किए हैं। इसके अलावा ईरान के IRGC की तरफ से क्लेम किया गया था कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में अमेरिकन पायलट्स और एयर क्रू के रेजिडेंस पर हमला किया है और दावा किया था कि इसमें यूएस को मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन यूएस की सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को फॉल्स बताया है और कहा है कि यूएस पर्सनल पर कोई भी हमला नहीं हुआ है और जो ईरान है वो लगातार हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को दूसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम है मालवन तो औपचारिक रूप से डिलीवर कर दी है और इस तरह की टोटल 8 वेसल्स भारतीय नौसेना को डिलीवर की जानी है। इस वेसल को बनाने में 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया और इसे सब सरफेस माइन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, अंडर वाटर सर्विलियंस तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत की कोस्ट लाइन के करीब आने वाले अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है। ये 1100 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली वेसल है जो कि एडवांस्ड सोनार सिस्टम्स और रडार से इक्विप्ड है और ये लाइट वेट टॉर्पिडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट्स को भी कैरी करती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज बीजेपी के पंजाब यूनिट हेडक्वार्टर्स के बाहर एक ब्लास्ट होने की रिपोर्ट सामने आई है और बताया जा रहा है कि ये इंसिडेंट चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में शाम को 5 बजे हुआ था। बाकी सीनियर बीजेपी लीडर्स के मुताबिक इस एक्सप्लोजन में कोई मेजर डैमेज होने की रिपोर्ट्स नहीं है और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और एक किस तरह का ब्लास्ट था और किस वजह से हुआ था तो उसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि RPSA प्रोग्राम के तहत जो UCAVs को एक्वायर करने की योजना है, ये वही UCAV प्रोग्राम है जो कि घातक नाम से भी मशहूर है। तो इस परियोजना की जो टोटल वैल्यू है वो 39,000 करोड़ रुपीस तक होगी और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मॉडल को चुना जाएगा और प्राइवेट कंपनीज इसमें केवल मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं बल्कि को डेवलपर्स के तौर पर भी शामिल रहेगी और लगभग 10,000 करोड़ रुपीस की कीमत पर पहले 6 प्रोटोटाइप्स को बिल्ड किया जाएगा और इन प्रोटोटाइप्स के बाद फिर 60+ स्टेल्थ ड्रोन्स का सीरियल प्रोडक्शन शामिल रहेगा और ये एक तरह से लॉयल विंगमैन वाले कॉन्सेप्ट की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे और इनका जो इंडक्शन है वो 8 वर्षों के अंदर देखने को मिल सकता है। और रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो UCAV है उसके साइज़ एक फाइटर जेट के जितना होगा और ऑब्वियसली उसको पावर देने के लिए जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट भी शामिल रहेगा। और बाकी अगर आपको इस घातक UCAV प्रोग्राम के बारे में शुरू से जानना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसमें बीच बीच में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो हमने बहुत पहले बनाई थी। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब किसी प्रोग्राम को लेकर कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र के जो फ्यूचर वर्जन होंगे तो उन्हें भी इस UCAV में इंटीग्रेट किया जा सकता है। बाकी DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे नेक्स्ट जनरेशन के एयर टू ग्राउंड सिस्टम्स तो इसका हिस्सा रहेंगे। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक नया पोस्ट किया गया उनके सोशल मीडिया पर कि ईरान के नए रिजीम प्रेसिडेंट ने US से सीज फायर के लिए कहा है और फिर आगे US प्रेसिडेंट ने ये लिखा है कि हम इस पर विचार तब करेंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन होगा, फ्री होगा और क्लियर होगा। बाकी तब तक ईरान पर उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। और अपने इस पोस्ट पर ईरान के किस नए रिजीम प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर की जा रही है वो शायद किसी को भी नहीं पता है। और इस पोस्ट को ईरान ने US प्रेसिडेंट का अप्रैल फूल वाला पोस्ट बताया है जिसमें वो सभी को फूल समझ रहे हैं। और हमें भी इस तरह की पोस्ट देख के इस बात का संदेह हो रहा है कि पिछले साल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ US प्रेसिडेंट को विजिट किया था तब उस दौरान उन्होंने केवल रेयर अर्थ मिनरल्स ही पिच नहीं किए थे बल्कि इसके अलावा कुछ और माल भी पिच किया गया है। वहीं इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि जो दलाल नेशन पाकिस्तान वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और US के बीच मध्यस्थता करने वाले दावे कर रहा था तो अब इस मध्यस्थता करने वाले को खुद चीन के मध्यस्थता की जरूरत पड़ रही है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चीन की मध्यस्थता वाले बातचीत में शामिल हो रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि गल्फ और मिडिल ईस्ट रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए चीन और पाकिस्तान ने एक 5 पॉइंट इनिशिएटिव को पेश किया है और इस 5 पॉइंट वाले इनिशिएटिव में एक पॉइंट ऐसा है जिसमें चीन और पाकिस्तान सभी पार्टीज को इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं कि सिविलियंस और नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर हमले तुरंत ही रोकने चाहिए और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और ये आह्वान भी कौन देश कर रहा है जिसने अभी कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल पर स्ट्राइक करी है और 400 से अधिक सिविलियंस की जान ली है और उसके बाद वो इस स्ट्राइक को जस्टिफाई भी कर रहा था। बाकी एक महत्वपूर्ण अपडेट है भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ कि बेंगलुरु बेस्ड प्राइम टूलिंग्स ने सफलतापूर्वक भारत के फर्स्ट लिक्विड फ्यूल एरोस्पाइक इंजन की टेस्टिंग को पूरा किया है। बाकी आसान से शब्दों में आपको समझाया था कि जो लिक्विड फ्यूल एरोस्पाइक इंजन होता है तो ये बेसिकली एक रॉकेट इंजन हुआ जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट्स और एरोस्पाइक नोजल डिज़ाइन के साथ आता है।
और इसे एक हाईली एफिशिएंट नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट इंजन की तरह देखा जाता है, क्योंकि ग्राउंड से स्पेस तक जाने में ये एफिशिएंसी लॉस नहीं करता है, एक बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, इसकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो एरोस्पाइक इंजन्स हैं इस पर और भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन रेगुलर रॉकेट्स पर ज़्यादा ऑपरेशन नहीं है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। अच्छा हाँ, एक मिनट, अभी आप शायद एक इंपॉर्टेंट अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे जो आपने थंबनेल में देखा था, वो तो हम बताना ही भूल गए। आज 1 अप्रैल को एक बहुत ही सीक्रेट डील हुई है F-35 और सुखोई Su-57 की। हम दोनों खरीद रहे हैं, 50 F-35, 50 सुखोई Su-57 और F-35 में सोर्स कोड भी मिल रहा है। और ये अप्रैल फूल की सीक्रेट डील है, किसी को बताना मत। चलिए अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायब सूबेदार एस्कॉम ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही H. गोदारा, गनर नीलेश सिंह और गनर अरविंदर कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1990 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए CRPF के कांस्टेबल भुवनेश्वर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1992 में पंजाब में आतंकियों के साथ हुए एक मुठभेड़ में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए CRPF के डिप्टी कमांडेंट रणवीर सिंह तिवाना वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ऑपरेशंस के लिए भारतीय सेना की कौन सी कोर जिम्मेदार रहती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।